हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले के 13 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे दिया गया है, एक बार से ज़रूर देख लें। दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आइए आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। कामेंग, दिहांग, सुवर्णरेखा या सुबनसिरी। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की अगर बात करें तो कामेंग, दिहांग और सुबनगिरी जो है ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, परंतु सुवर्णरेखा नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। और प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सुवर्णरेखा। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है, उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है। तो सही उत्तर की अगर बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर है उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया है कि किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई थी। दोस्तों, स्वाधार योजना की अगर बात करें, पूछा गया स्वाधार योजना किसके लिए स्थापित की गई थी। गरीब और विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए या बेरोजगारों के लिए। तो स्वाधार योजना की अगर बात करें साथियों तो स्वाधार योजना की शुरुआत गरीब और विधवाओं के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। दोस्तों, यहाँ मिसाल नहीं होगा, यहाँ होगा बेसल मापदंड। दोस्तों, बेसल मापदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। दोस्तों, जो बेसल मानदंड और रूपरेखा है ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजकीय कोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो राजकीय नीति निर्णय होता है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय नीति निर्णय निर्धारित किए जाते हैं। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और विद्या समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, यूके सिन्हा समिति, नंदन नीलेकणी समिति, प्रवीण कुटुंबे समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, नंदन नीलेकणी समिति। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों, गलत कथन को आपको चुनना है। भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान हैं, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर हैं, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 19 उपाधियों का उन्मूलन है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपाधियों का उन्मूलन। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को या तत्वों को प्रावधानित करता है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51। दोस्तों अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ? तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। भारत जो है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्य में तीव्र हवाएं चलती हैं। इन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से, नार्वेस्टर के नाम से, मावट के नाम से या सोलेनो के नाम से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, नार्वेस्टर के नाम से। देखिए ग्रीष्म ऋतु में जो असम और पश्चिम बंगाल में तीव्र हवाएं चलती हैं उन्हें पूर्वी भारत में नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा नार्वेस्टर। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है कौन? सार्वजनिक खातों की संसद समिति, संसद की अनुमान समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। दोस्तों आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है ये विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, SEZ से क्या तात्पर्य है? दोस्तों SEZ का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल सोशल इकोनॉमिक जोन, सोशल इंटरटेनमेंट जोन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए SEZ की अगर बात करें तो SEZ का फुल फॉर्म होता है साथियों स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकगीत में सुझाए के विशेष ऑडिट का व्यय वहन किया जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं या भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग कंपनी के द्वारा। बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं ये कार्य किया जाएगा। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है? बजट बनाना, मौद्रिक नीति का नियमन, भुगतान संतुलन में परिवर्तन की नीति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वृहद आर्थिक घटक की बात की गई है कि वृहद आर्थिक घटक का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या कितनी है? दोस्तों 1969 के बाद कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? 18, 19, 14 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 14 बैंकों का। 14 बैंकों का 1969 के बाद से राष्ट्रीयकरण किया गया है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1952 में, 1955 में, 1957 में या 1960 ईस्वी में? तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1952 ईस्वी में।
1952 ईस्वी में सामुदायिक स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला और 17वां नंबर प्रश्न साथियों, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी राज्य का सिद्धांत दिया। शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में या केशवानंद भारती केस के मामले में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती केस के मामले में। अगला और 18वां नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 52, 108, 200 या 213 के तहत। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? भूटान, जापान, बांग्लादेश या नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। दोस्तों नेपाल जो है ये दक्षेस का सदस्य नहीं है। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।